वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। पहला टॉपिक हमने आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था अभी मिशन में। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आपने आपका स्टार्ट किया अल्टरनेट करंट। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सबसे पहले उन्हीं को उड़ाना है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डराते हैं। आज हम अल्टरनेट करंट पार्ट 2 की बात करेंगे और आज मैं कहता हूं अल्टरनेट करंट की आत्मा की बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में दिक्कत होती है तो वो होती है LCR और LCR सर्किट में। यानी आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी LCR पे बेस्ड होगी। यानी आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर का करने वाले हैं। यानी आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास समझ में आएगी आपको तो इससे अगली वाली जो तीसरा पार्ट होगा वो समझ में आएगा। अगर आज नहीं समझ पाए तो अगले वाले पार्ट को अपने दिल दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट में कॉपी पेस्ट करके डिफरेंस के साथ में आगे चिपका दूंगा अगले वाली क्लास में। तो एक बार जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है कमेंट सेक्शन में हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दीजिए, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दीजिए और उसके बाद में फोकस अपनी क्लास पे अप्लाई कर दीजिए। और अगर लगे कि क्लास को शेयर करना है, हमें सर का फुल सपोर्ट करना है, तो क्लास को शेयर करें अपने ग्रुप में और फिर से आ जाइए। तब तक मैं क्लास को आपको जो इंट्रोडक्शन है वो देता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, आज हम अल्टरनेटिंग जो करंट है इसका पार्ट 2 करेंगे और आपका जो सिलेक्शन बैच 21 है इसका लेक्चर नंबर 88। पहले के 87 लेक्चर अगर मिस कर दिए हैं सर तो उनको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है आपका मिशन पहली क्लास से, लेक्चर फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन आज बात करेंगे, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 लास्ट डे मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। अगर आपने मिस किया है तो इस क्लास के बाद में जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा। ये हमारी टीम आरएसआर जो लगी हुई है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, दिन रात आपके साथ जुड़ी हुई है, रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, अगर अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा प्रोफाइल है। और अनअकैडमी में फॉलो करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, जो बच्चे मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेज लेते हैं सुबह 8 बजे और वहां पे होता है टॉप 3000 की क्लास होती है, डेली होती है सुबह 8 बजे। उसे कहते हैं रेगुलर रूटीन शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल आपका, जिसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। ये आपका रहता है सुबह डेली 8 बजे क्लास, और ये क्लास आपका फ्री होता है। ये क्लास क्या होता है, फ्री होता है, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, एयरफोर्स नेवी एनडीए, और उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप हमारा यहाँ पे 1 मंथ या 3 मंथ सेलेक्ट ना करें, आप या तो 6 मंथ सेलेक्ट करें या फिर आप 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव। उससे आपको क्या होगा, 10% डिस्काउंट होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है उसी प्राइस रेंज में सेम प्राइस आपको, उसमें सारे सब्जेक्ट आप देख पाएंगे, फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश जीएस सारे की सारी क्लासें आपकी होगी। जो हमारी क्लासेज होती है उनकी जो अपडेट है, क्लासों के क्लास का अपडेट है, या कोई जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे मैथ्स का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स का पीडीएफ में नहीं देता आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट का है, प्रैक्टिस होगा तो उसका देंगे आपको एग्जाम टाइम पे, अभी नहीं दे रहे। तो ये आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन के रखें, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास का अपडेट होगा। ये हमारी क्लास की टाइमिंग होती है 9:30 बजे मुकेश सर की मैथ्स की क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास। ये फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास 10:50 पे, 12:15 पे प्रैक्टिस क्लास। बच्चे क्या करते हैं, बहुत डेढ़ साढ़े हैं, वो क्या करते हैं इस क्लास में, तो क्या आते हैं 9:30 बजे वाले बच्चे क्लास में 500-600 बच्चे लाइव होते हैं। कॉन्सेप्ट सबको पढ़ना है लेकिन प्रैक्टिस 300-400 बच्चों को करना है, क्योंकि बाकी को प्रैक्टिस से मतलब ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करके हैं। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आज कॉन्सेप्ट इधर से घुसा कल इधर से निकल जाएगा। बिना प्रैक्टिस के कोई कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। बिना कॉन्सेप्ट करने के बाद बिना प्रैक्टिस अगर आप उस कॉन्सेप्ट को परमानेंट करना चाहो नहीं होगा। तो बच्चे प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जो कॉन्सेप्ट इधर करवाते हैं उसी का प्रैक्टिस इधर करवाते हैं। अरे कहां पे मिलेगा ऐसा शेड्यूल सिस्टम आपको, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बाद में इंग्लिश वाले सर की क्लास 2:30 बजे और फिर इंग्लिश वाले सर की प्रैक्टिस क्लास 4 बजे। ये आपका क्लासों का शेड्यूल है। अल्टरनेटिंग करंट हमने स्टार्ट कर दिया था, अल्टरनेटिव करंट का पार्ट 1 हमने कल किया, इंटरेस्टिंग था कल का स्टार्टिंग पॉइंट। कल हमने आपका बेस तैयार किया, नींव रखी है, अब आज बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। आज अपन बड़े बड़े यहाँ पे कहते हैं मॉल बना देंगे, क्योंकि हमने नींव बहुत अच्छी रख ली है। और आज
जो मॉल अपन बनाने वाले हैं, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, उसकी शुरुआत में करने वाला हूं, और वो शुरुआत होगी आपके रिएक्टेंस से यानी प्रतिघात से। बच्चा अब मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फुल अटेंशन चाहिए प्रत्येक बच्चे का, क्योंकि यहां से जहर आपके दिमाग में घोलने वाला हूं मैं। रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। इससे पहले मैं इसके छोटे भाई से आपको मिला देता हूं, और इसका छोटा भाई है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब आपको पता है कि फ्लो में, करंट फ्लो में रुकावट डालना, बाधा डालना। हम यहां पे तीन बदमाशों की बात करने वाले हैं। एक का नाम है, अपन इसको रामलाल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रामलाल के नाम से ही पता चल रहा है कि वो बहुत अच्छा बंदा है। अपन इसको कोई और ही नाम दे देते हैं जो बड़ा बदमाश नाम हो, ठीक है। अपन बात करेंगे एल, अपन बात करेंगे सी, LCR की बात करेंगे। तो जो एल सर्किट होता है, सॉरी जो आर सर्किट होता है ना, इसमें जो रुकावट डालते हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस, यानी उसका नाम है आपका प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी उसको अपन क्या नाम दे देंगे, प्रतिरोध। जो रुकावट डालने का काम है, सर ये तो इसका खुद का ही नाम है, जो नाम है वही काम करता है। लेकिन मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं रिएक्टेंस यानी प्रतिघात, वो प्रतिघात एल के लिए। अगर किसी सर्किट में इंडक्टेंस जुड़ा हुआ हो, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, और वो करंट फ्लो में जो रुकावट डालता है उसे कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, रिएक्टिव इंडक्टेंस। बात करूंगा अभी मैं, सब्र रखो। अभी मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं, फिर मूवी देखेंगे आराम से बैठ के, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ये हो गया एल के लिए। तो जो प्रतिरोध में रुकावट था, जो रुकावट डाल रहा था प्रतिरोध में, वह है रेजिस्टेंस, और जो इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व में जो रुकावट डालेगा वह होगा आपका रिएक्टेंस, प्रतिघात। और अगर सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, अगर सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और वहां पे भी करंट फ्लो में जो रुकावट डाली जा रही है उसका नाम भी रिएक्टेंस है। यह कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। धारीय प्रतिघात XC बात करूंगा अभी केवल ट्रेलर, मूवी की बात आगे करेंगे। तो ये जो रिएक्टेंस है हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध में केवल प्रतिरोध होता है। कोई पूछे कि सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो रिएक्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे 0 होगा, क्योंकि रिएक्टेंस केवल L में आता है और C में आता है बच्चे, L और C में। रिएक्टेंस R में नहीं आता, R में तो प्रतिरोध आता है, रेजिस्टेंस आता है। बताओ क्लियर है? क्लियर है बेटा 101%। अगर वॉइस क्लियर, एक बच्चा वॉइस इश्यू लिख रहा है, अगर वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ओके क्लियर लिख दीजिए, एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूं। ये मैंने इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया है सभी बच्चों का। यस सर क्लियर है बेटा, तेरा सिस्टम चेक कर, मेरे एंड से सब कुछ क्लियर है। चलो जी थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब करते हैं शुरुआत यानी रिएक्टेंस यानी प्रतिघात की। रिएक्टेंस यानी प्रतिघात की अगर अपन शुरुआत की बात करते हैं ना, तो ये रिएक्टेंस प्रतिघात क्या है जरा इस पे ध्यान दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन मैंने नोट कर दी है, लेकिन डेफिनेशन आपके दिल दिमाग तक मैंने पहले ही डिलीवर कर दी है, शायद आप तक पहुंच गई होगी तो आपने स्कैन भी कर लिया होगा। मैंने क्या बोला, अगर अल्टरनेटिव करंट के लिए यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए यानी AC के लिए अगर प्रेरक कुंडली की बात करें यानी प्रेरकत्व की बात करें, या अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की यानी संधारित्र की बात करूं, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आता है, जो रुकावट आती है, जो प्रतिरोध आता है, उसी को हम रिएक्टेंस कहते हैं, उसी को हमें प्रतिघात कहते हैं। लेकिन कब, जब कोई आपका कोयल आए या कोई कैपेसिटर सर्किट में आए और वो रुकावट डालता है, उसी रुकावट का नाम, उसी प्रतिरोध का नाम रिएक्टेंस है। बच्चा डेफिनेशन आपके अगर दिमाग तक पहुंचा है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगले वाले पॉइंट पे पहुंच जाता हूं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट यह है कि अगर R में कोई रिएक्टेंस नहीं होता है, L में रिएक्टेंस होता है, मैं बता चुका हूं XL,
और सी में रिएक्टेंस होता है एक्सी। ये जो आपका है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरणिक प्रतिघात है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सी। तो दो प्रकार के रिएक्टेंस हो गए। कितने टाइप्स के सर? दो टाइप्स के रिएक्टेंस हो गए। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूं। नंबर 1 है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस नंबर 1 आपका आ गया प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात। और इसका फॉर्मूला बेटा याद कर लें बहुत ही अच्छे से। इसका फॉर्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L। एक चीज और बता दूं, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी आर्मी खुद बताएगी। ओमेगा बराबर में क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 2πn लिख सकता हूं? यस। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकता हूं 2πnL। ये बात आपको याद में रखनी है, जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में तो इसको जरूर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारीय प्रतिघात। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होता है? XC बराबर 1/ओमेगा C। ये XL बराबर ओमेगा L है और ये XC बराबर 1/ओमेगा C है। और मैं फिर बताना चाहूंगा, अगर मैं ओमेगा का वैल्यू 2πn पुट कर दूं तो 1/2πn और साथ में क्या जुड़ जाएगा? C। ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछना चाहूंगा, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, वो इंटरेस्टिंग चीज है कि यार ये प्रतिरोध का ही काम कर रहे हैं ना। हाँ यार, काम तो प्रतिरोध का ही कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? सर जी रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम है, तो फिर XL का यूनिट क्या आना चाहिए? ओम आना चाहिए। तो फिर XC का यूनिट क्या आना चाहिए? ओम आना चाहिए। भाई बात तो सही कर रहे हैं हम। रिएक्टिव आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है प्रेरणिक प्रतिघात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है धारीय प्रतिघात है। इनका मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। मेरी आर्मी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ठोक चुकी है, अपना आंसर अप्लाई कर चुकी है। बहुत बढ़िया बच्चे, रेगुलर कनेक्ट रहो। कल शाम को मैंने अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे आपको एक स्मार्ट वे स्टडी का दिया था और मैंने कहा था बच्चे ये अप्लाई करके देखो। अगर आप वो चीज़ें अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ आने वाले 15 दिन में आपको खुद को फील होगा कि मैं इतने दिन क्या पढ़ रहा था और अब क्या पढ़ रहा हूँ, किस लेवल पे मेरी तैयारी हो रही है, क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो दोनों चीज क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले आया था रेजिस्टेंस, फिर आया रिएक्टेंस, उसके बड़े भैया आ गए XL और XC। और अब पता चलता है कि इनके पिताजी आ गए। इनके कौन आ गए? पिताजी आ गए, यानी प्रतिबाधा यानी इंपेडेंस। पता चला कि पहले प्रतिरोध आया, फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस आया यानी प्रेरणिक प्रतिघात, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया यानी धारीय प्रतिघात, और अब पता चलता है कि अब बारी है पिताजी की। अब ये जलवा दिखाएंगे और वो पिताजी का नाम है इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा। इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा, ये चीज आपको अपने दिल दिमाग में बिठा लेनी है। यस, मतलब अब इंपेडेंस का क्या लॉजिक है? इंपेडेंस का लॉजिक है कि कम से कम इन तीन बच्चों में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीन बच्चों में से कम 2 बच्चे अगर एक साथ आ जाए और फिर उनका रिजल्टेंट निकालने की बात हो जाए, इन तीन में से कम 2 एक साथ में आ जाए और फिर आपको उनका रिजल्टेंट पूछ ले रुकावट के रूप में, प्रतिघात के रूप में, प्रतिरोध के रूप में, तो वह कहलाता है आपका क्या? इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा। एक्चुअल में इसको किससे लिखते हैं? जेड से। और इसका यूनिट भी क्या होता है? ओम। क्योंकि ये तो सरदार है, ये तो सरदारों का सरदार है। ये तो पिताजी आ गए इधर इन बच्चों के। अगर इनका यूनिट भी ओम है तो इनका यूनिट भी तो ओम आना चाहिए ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो इंपेडेंस है, जो प्रतिबाधा है, इसका
लॉजिक भी इन्हीं से लिंक करता है। एक बेहतरीन फॉर्मूला है। मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है, तो उस ट्रेलर को मैं यहां दिखा देता हूं, बाकी इस ट्रेलर की मूवी कल देखने को मिलेगी LCR कॉम्बाइन सर्किट में। लेकिन पहले मैं बता देता हूं आपको, Z बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यह है उस इंपेडेंस का फॉर्मूला, उस प्रतिबाधा का फॉर्मूला, Z बराबर √R² प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये उस इंपेडेंस प्रतिबाधा का जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर सर्किट में ये तो तीनों यानी R और आपका L और C अगर तीनों हो तो ये कंडीशन। अगर मैं कहता हूं R और अगर L हो, जी बेटा देखना जरा अंतर, Z बराबर देखिए √R² और क्या है बेटा L के लिए क्या XL, तो XL का स्क्वायर, खत्म बात। अच्छा जी, अब हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया आपका R और हमने ले लिया C, R और C, तो Z बराबर क्या हो गया बच्चे, R² और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, है तो है ही नहीं, XC का स्क्वायर करेंगे तो XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आपका RLC Z बराबर, RLZ बराबर, RC Z बराबर, क्योंकि जो नहीं होता उसको 0 कर देंगे। तो बच्चा अगर इन तीनों में से कोई भी दो आए या तीनों आए तो जो रिजल्टेंट निकालते हैं, जो परिणामी निकालते हैं, उसे कहते हैं इंपेडेंस, उसे कहते हैं प्रतिबाधा। शाबाश, क्लियर है बच्चे, क्लियर है सर, बच्चा लिख रहा है क्लियर है सर। चलो अभी याद करना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बेटा ये फॉर्मूला। अभी इसका ट्रेलर आज देख लो, इसका मूवी कल दिखाएंगे, है ना। ये दोनों तीनों चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए LCR सर्किट की, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन नोट कर लें, अब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, किसका, इंपेडेंस का, प्रतिबाधा का। क्या डेफिनेशन है, नोट करना अपने दिल दिमाग में कि यदि सर्किट में रेजिस्टेंस तथा प्रतिघात युक्त अवयव, ये क्या मजाक चल रहा है, बताता हूं भाई साहब, ये तो आएंगे ही आएंगे। कौन आएंगे, ये भाई साहब तो आएंगे आएंगे। क्या ये कोई मर्जी है यार, 3 शादियां हैं तो पता चलता है, पिताजी बोलते हैं कि भाई देखो R तो सभी शादियों में जाएगा, R तो सभी शादियों में जाएगा, यानी R की सीट तो फिक्स है, R की सीट तो फिक्स है। कल मैं एक जोक पढ़ रहा था, बोला यार जमाना कितना बदल गया। बोला कैसे, बोला यार पहले कंपटीशन होता था, जॉब अभी भी होता है कंपटीशन, जॉब पाने के लिए टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500, उन्हीं का कट ऑफ निकाल के उन्हीं को कॉल ऑफ लेटर देंगे, उन्हीं को ज्वाइनिंग देंगे। बड़ा अजीब कंपटीशन हो गया। शादी में शामिल होने के लिए भी टॉप 100 में शामिल होना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा कि हमारा भी नंबर टॉप 100 में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप शादी में नहीं जा सकते। तो गजब का कंपटीशन है। कोरोना क्या आया, मतलब शादी में अपनी प्रेजेंट लगेगी या नहीं, ये भी डिसाइड करता है कि आप टॉप 100 में अपने आप को काउंट करते हैं कि नहीं। बड़ी गजब की बात है ना, ये बड़ा गजब का जोक लगा मुझे, मजा ही आ गया पढ़ के। मैंने कहा यार अब तो पूछना पड़ेगा अगले वाले को, भाई साहब मेरा भी नंबर टॉप 100 में है कि नहीं, आऊं या नहीं। आपका व्यवहार डिफाइन करेगा आपकी रैंकिंग, समझ रहे बात। तो ये रैंकिंग की बात आ रही है कि R तो जाएगा ही जाएगा। अब R के साथ में या तो C जाए, R के साथ में या तो C जाए, या R के साथ में L जाए, ये दोनों जाएंगे, ये आपका अकेला ही जाएगा अगर इस कंडीशन की बात हो तो मैंने क्या बोला, मैंने वो बात क्यों बताई, जरा गौर फरमाओ इधर, कि परिपथ में प्रतिरोध तो है ही है, उसके बाद में प्रतिघात, जो रिएक्टेंस वाले आपके सब्सटेंस है, जो अवयव हैं वो कितने हैं, 2 लोग हैं। वो कौन कौन से, एक तो आपका L और एक आपका C। तो L C अवयव हो तो वे संयुक्त रूप से करंट प्रवाह में, धारा फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, उसी रुकावट को, उसी अवरोध को हम क्या कहेंगे, इंपेडेंस कहेंगे। जो कॉम्बिनेशन में जो रुकावट आ रहा है, इफेक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जो आ रहा है, वही अवरोध, उसका इंपेडेंस कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, यस। आज तो मूड बन गया। अच्छा, तेरा जोक सुन के मूड बनता है। अच्छा बेटा, बढ़िया बात है। अजब 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 बीमारी पाल रखी है भाई। प्रतिबाधा का मान परिपथ
में विभवांतर और उसमें बह रही धारा के अनुपात के बराबर होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। जो लाइन मैंने बोली है, मैं कहूंगा कि 1% बच्चों के दिमाग तक भी नहीं पहुंची होगी। लेकिन इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछूं कि बेटा ओम्स लॉ कितने बच्चों को पता है, तो सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे पता है, मैं बताता हूं। क्या सर? V बराबर आई आर बराबर V अपॉन आई, बस वही बात काफी है। अगर आपको ओम का नियम आता है तो ये लाइन क्लियर है आपकी। मैं बताता हूं कैसे। मैंने बोला ओम का नियम याद है, आपने बोला सर याद है, चलो जी एक्सप्लेन कर लेते हैं। R इक्वल टू V अपॉन आई, बस हो गया काम हमारा। यही तो बोला मैंने। क्या बोला जरा देखिए, प्रतिबाधा का मान, इंपेडेंस का वैल्यू, सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर V और सर्किट में फ्लो करने वाले करंट के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है। तो R बराबर V अपॉन आई। सर ये तो इंपेडेंस है, नहीं ये तो रेजिस्टेंस है। अरे भाई इसी रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया है? इंपेडेंस, V अपॉन आई। अब देखना इसका मेकअप कितने तरीके से होता है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, Z बराबर V आर एम एस बटा आई आर एम एस। क्या बात है सर, दूसरा हो गया। चलो तीसरा देख लेते हैं, Z बराबर V नोट अपॉन आई नोट। क्या बात है सर, ये भी फॉर्मूला Z बराबर, ठीक है ये Z है बेटा, Z बराबर V नोट आपका आई नोट। अच्छा Z बराबर, चौथा फॉर्मूला बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। बेटा ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर, तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो बेटा आई आर एम एस, और यहाँ पे V बराबर आई आर, आई से आई कट गया और मैंने यहाँ बोल दिया आई आर एम एस बटा आई आर एम एस, और ये आर आ गया, आई से आई कट गया, यानी Z बराबर आर आ गया। बात वहीं पे आ गई घूम फिर के। मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो R है वही आपका Z है। तो बेटा ये डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, ये फॉर्मूला काम में आ सकता है जरूरत पड़ी तो। अगर आपको V आर एम एस आई आर एम एस दिया तो ये काम में आ जाएगा। अगर आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है तो V नोट आई नोट आ जाएगा। जैसा जरूरत पड़े वैसा फॉर्मूला आप काम में यहाँ पे ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। जरा बताइए यहाँ पर क्लियर है सभी बच्चों का? ये बेटा मैंने ओम के नियम से लिंक कर दिया है यार, तो आप कोई बच्चा ये ना सोचे कि मुझे नहीं आता यार, ओम का नियम तो सभी को आता होगा। तो बताओ इसको लिंक कर पा रहे हो कि नहीं? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अरे भाई यूनिट पूछ लिया, यूनिट किसका? इम्पेडेंस का, जो तो मैं बहुत पहले ही बच्चों को याद करवा चुका हूँ। अब तक तो याद करके बच्चे भूल भी गए होंगे वापस से हैं। इम्पेडेंस बोले रुकावट, रुकावट बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोले तो ओम, सब कुछ बोले तो हो गया, यानी सबको पता है। तो क्या ही बात करें, कमेंट बॉक्स भर जाए, मजा आ जाएगा। -12 प्लस का 42। अच्छा ये बच्चा डायमेंशन कमेंट कर रहा है, बड़ा बदमाश बच्चा है। डायमेंशन भी निकाल के देख लेते हैं बच्चा, डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, पता नहीं कहीं आ ही जाए। चलो बच्चे ने कमेंट किया है तो डायमेंशन निकाल ही लेते हैं, निराश नहीं करेंगे इसको। डायमेंशन निकालते हैं बेटा। Z इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई। चलो निकाल लो। V बराबर क्या होता है? विभव का फॉर्मूला पता है ना बेटा? V बराबर क्या होता है? W बटा Q, है ना? अच्छे से बात पता होगी ये बात तो आपको। V बराबर W बटा Q। अच्छा Q बराबर क्या होता है बेटा? IT। चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, Q इंटू आई, कन्फ्यूज मत हो ना। W बटा Q बराबर क्या होता है? IT, यानी I इंटू आई और आपका T टाइम हो गया। चलो मैं विमा लिखता हूँ। अब इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे मुझे विमा याद आ गई। क्या? वर्क की विमा मुझे आती है M1 L2 T-2, ठीक है जी। I एम्पियर, यानी इसकी पावर A की पावर 2, और T टाइम है तो T की पावर 1। चलो इसको सॉल्व कर लो, अपना काम खत्म हो गया। देखो बच्चे M1 और L2, T ऊपर आके किसका हो गया? माइनस का 3, और A ऊपर आके किसका हो गया? माइनस का 2। ये देखिए 12 माइनस का 32। ये डायमेंशन आ रही है कि जरा चेक करो, मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है? 12 माइनस 32 हो रहा है कि 42 हो रहा है? जरा ये देखना, जरा देखना एक बार। Q बराबर IT, Q बराबर IT, आई स्क्वायर ही आएगा बच्चे। 42 कहाँ से आएगा? 32 ही आ रहा है। अरे 42 कहाँ पे आ रहा है? 32 ही आ रहा है बच्चे। कहाँ से तुक्का लगा रहा है फिर तो? हैं कहाँ से तुक्का लगा रहा है? गलत बात है ये तो, मेरे तो 12 माइनस 32 आ रहा है। कहाँ से लगाया तुक्का? 12 माइनस 32 ही आ रहा है भाई, हैं? कहाँ से तुक्का लगा रहा है? राइट है सर, 12 माइनस 32 ही आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे, अगला सवाल तो क्या ही बोले आपको, अगले वाले सवाल के बारे में तो क्या ही बात करें।
क्या बात है। विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ यानी जो आपके अल्टरनेटिव जो करंट है इसके सर्किट है। और यार सर्किट में तो वो मैं बता रहा हूं, पहले तीनों बच्चों की बात होगी, फिर तीनों को मिला के एक साथ पूरी फैमिली की बात होगी। यानी पहले आर की बात करेंगे, पहला सर्किट आपका है ना आर परिपथ, आपका आर सर्किट आ जाएगा, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। उसके बाद में एल सर्किट आ जाएगा, उसके बाद में तीसरा हमारा सी सर्किट आ जाएगा। और अब बात आएगी तीनों भाइयों की एक साथ, तो अपन बात करेंगे एलसीआर की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों समझ में आएंगे बच्चे तो ही आएगा, अगर ये नहीं समझे तो इधर मामला जीरो है, आपका डप्पा गोल हो जाएगा, ये देख लेना। तो इस इधर से ये मामला विभिन्न प्रकार के ऐसी परिपथ, और इसमें सबसे पहला सर्किट, और ये कहता हूं कि आत्मा बसती है इधर। क्या बसती है बेटा? आत्मा बसती है यहां पे। ये एलसीआर सर्किट जो है या एलआरसी सर्किट है वो अल्टरनेटिव करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे यहीं पे आके हार मान जाते हैं, यहीं से आके पतली गली से निकल लेते हैं। लेकिन जिस दिन वो पतली गली आपको बंद मिलती है वहां पे सोचना पड़ता है कि मैं किधर जाऊं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा कुछ भी। सबसे पहला सर्किट आपका प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, केवल और केवल प्योर आपका रेजिस्टेंस है। यानी यहां पे अपन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। शुद्ध प्रतिरोध अगर परिपथ में जुड़ा हुआ हो तो क्या कॉन्सेप्ट उसका होगा। और उसमें बेटा ये आपका इस डायग्राम को बच्चा एक बार स्कैन कर ले एक बार स्कैन, क्योंकि मैं इसको कॉपी करके हर बार चिपकाऊंगा। ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स होगा, प्रत्यावर्ती स्रोत होगा, और जिसका वोल्टेज का समीकरण कोई बदल नहीं सकता। कोई लाल पीला काला नीला, जो लाल वो कहते हैं ना माइका लाल, लाल पीला नीला काला जो भी है वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा, एज इट इज इक्वेशन रहेगा E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। अगर हम चेंज करेंगे तो वह होगा आपका करंट का इक्वेशन, बात करूंगा मैं आगे। और अगर हम चेंज करेंगे तो एक में लगा देंगे R, एक में लगा देंगे L, एक में लगा देंगे C, और खत्म कहानी। तो सबसे पहले पहला सर्किट, और यहीं से दिमाग लगाओ कि क्या क्या कॉपी पेस्ट होके आगे जाएगा, क्या क्या कॉपी करके आगे हम चिपकाने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो हम नोट कर रहे हैं वो है आपका इसका डायग्राम। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी वोल्टेज का इक्वेशन है, और ये आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसका प्रतिघात कितना होगा। बेटा मैंने अभी पीछे बताया था क्या, अरे प्रतिघात केवल L में आता है और C में आता है, प्रतिरोध आता है सर्किट में तो, अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो। यानी जो रुकावट है वो रिएक्टेंस के रूप में जीरो है। रिएक्टेंस होती ही नहीं है यार रेजिस्टेंस में, लेकिन जो रुकावट है वो किसके फॉर्म में होती है? प्रतिरोध के फॉर्म में। और उसी प्रतिरोध को क्या नाम दिया गया है? प्रतिबाधा। तो बेटा ये दोनों सवाल, पहला और दूसरा सवाल, अगर बेटा आपके दिमाग तक पहुंच रहे हैं ना, तो एक बार मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप तक पहुंच रहा है तो एक बार हाथ ऊपर करके बढ़िया वाली ताली हो जाए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो फटाफट से एक बार। क्या मैंने क्या बोला कि बेटा रिएक्टेंस नहीं होता है रेजिस्टेंस के लिए, केवल इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा होती है, वो भी प्रतिरोध के रूप में, आर के रूप में। ये दोनों सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। बेसिक सवाल आपका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गजब का सवाल बनने वाला है। यस सर, तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। इंपेडेंस हो गया आपका, जो मैंने क्लियर करवा दिया है। विद्युत वाहक बल का समीकरण, यानी जो आपका कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का, यानी जो विभव का फॉर्मूला है वो आपको यहां पे दे दिया गया है। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी लाल पीला काला नीला आ जाए वो इस इक्वेशन को चेंज नहीं करेगा, हम चेंज करेंगे करंट का इक्वेशन। मैं एक बार पूरा क्लियर कर दूं रेजिस्टेंस से, फिर इसका पूरा हलवा निचोड़ के आपको दे दूंगा और आप लपेट देना उसको। पहले समझो, सबसे पहली चीज, ये नया स्लाइड मैंने खाली इसीलिए रखा है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या बेटा, यहां पे जो मैंने बताई वो पूरी चीज रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रिएक्टेंस आपका क्या है? जीरो, यानी L और C के लिए रिएक्टेंस आता है, R के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं आता, पहली बात। दूसरा इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को मैं किससे लिख देता हूं? प्रतिबाधा को मैं किससे लिख देता हूं? प्रतिबाधा को मैं Z से लिख देता हूं। ठीक है जी, चलो प्रतिबाधा Z जो कि प्रतिरोध R के बराबर है, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वोल्टेज का इक्वेशन E बराबर
ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। कंफ्यूज मत होना बच्चे, ये इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगा, नोट कर लेना। चौथा इक्वेशन बेटा करंट धारा आई इक्वल टू क्या होता है सर जी, ई बटा आर होता है। अरे क्या बात है, मतलब अपने को चेंज करंट का इक्वेशन करना है। हम बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें फॉर्मूले से मतलब है, लेकिन फिर भी एक स्टेप है छोटी सी जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको क्लियर करवा देता हूं। वो क्या है बेटा, ई का वैल्यू पुट करो, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। एक चीज आपको दिख रही है अलग से, अगर दिख रही है तो आवाज आपकी मेरे तक पहुंचनी चाहिए, क्या, ई नोट अपॉन आर। बच्चा एक चीज मुझे बताना, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है क्या। अगर मैं वी की जगह ई लिख दूं, ई अपॉन आर, ये मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आई करो इधर, ई अपॉन आई, तो मैंने क्या लिखा इधर। अगर मैं ई नोट अपॉन आर लिखता हूं, यानी मैं वी अपॉन आर लिखता हूं, तो क्या मैं इसको वी नोट लिखता हूं, तो वी नोट अपॉन आर, तो मैं क्या इसको आई नोट लिख सकता हूं, यस। तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है करंट का फाइनल इक्वेशन लिखना, ई नोट बटा आर आई नोट, और ये साथ में हो गया आपका साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। दूसरा इक्वेशन जिसमें इसकी आत्मा बसती है, जिस बच्चे को ये दोनों इक्वेशन आते हैं ना, वो फोड़ के रख देगा इस कॉन्सेप्ट को। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगा, क्लियर करो स्केन। अब बात करते हैं करंट की, तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और मैं आपको राज की बात बता दूं, आई नोट बराबर क्या है, आई नोट है ई नोट बटा आर। ये चीज मैं आपको पहले ही उधर साइड में समझा चुका हूं। ये आई नोट का जो वैल्यू हमने पुट किया है वो ई नोट अपॉन आर को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये जनरल चीज अगर आप तक पहुंच गई है तो अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पे आपको लेके जा रहा हूं, और वो फैक्टर है पॉइंट नंबर 4 हो गया, मैं पॉइंट नंबर 5 उधर लिखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 5 आपका, पॉइंट नंबर 5 में इधर लिखना चाहूंगा, और वो पॉइंट नंबर आपका 5 है फेज डिफरेंस है, यानी कलांतर। अगर फेज डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं, यानी कलांतर की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस, बच्चा कमेंट करके बता जल्दी से। अब तक तो आपने कमेंट लिख दिया होगा, तो मैं अगर आंसर लिखूंगा तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगा तो वो आएगा आई का करंट साइन ओमेगा टी, और ई का इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आपको फेज डिफरेंस कोई पूछे तो बता देना उसको 0 आता है, फाई बराबर 0 उधर लिखा है। यही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 5 नंबर हो गया। अच्छा जी 6 नंबर और बना देता हूं। 6 नंबर बेटा ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, वो ग्राफ किसके बीच में है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये बेटा वोल्टेज का ग्राफ कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगा। अगर वोल्टेज का इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगा तो ग्राफ कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स है। अब धारा को ढूंढो आप, अब धारा को ढूंढो, करंट को ढूंढो, और ढूंढने पे पता चला कि दोनों समान कला में है, ओमेगा टी दोनों समान कला में है। तो अगर ये वोल्टेज की कला है, अगर ये वोल्टेज की कला, ये डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन आपका करंट का भी आएगा, और सेम डायरेक्शन में आएगा तो ये करंट और ये आपका वोल्टेज। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये करंट और वोल्टेज। ये ग्राफ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, दोनों सेम फेज में है, दोनों समान कला में है, क्योंकि कलांतर 0 है। इस ग्राफ को मैं अभी आगे रेक्टिफाई करूंगा जब मैं आपको L बताऊंगा, जब मैं आपको C बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात अपन कर रहे हैं, आगे चलें। सेम फेज में, शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, शाबाश। यही तो चीज मुझे चाहिए, यही तो बात मैंने कल शाम को आपको समझाई थी अनअकैडमी वॉरियर्स वाले टॉपिक में, जब मैं डिस्कस कर रहा था कि बेटा कनेक्ट कर लो अपने आप को। अरे घुस जाओ क्लास में, पता ही नहीं चले दुनिया में बाकी क्या हो रहा है, और ये करके तो देखो, ये क्लास में अलग ही फील आएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा, और अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। देखिए नंबर 2, और ये है आपका कोइल यानी कुंडली।
कोइल यानी कुंडली की बात अपन यहां पे कर रहे हैं। कोइल यानी कुंडली की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला काम प्रतिघात, रुकावट, प्रतिबाधा जो यहां पे है वो है आपका एक्सएल, और वो एक्सएल बराबर क्या है, ओमेगा एल। अरे गुरुजी ये तो हम बहुत पहले जो ट्रेलर दिखाया था आपने, उसी ट्रेलर में हमने याद कर लिया था। शुरुआत में जब क्लास आपने स्टार्ट किया था तब एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। याद हो गया सभी को? ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आपका इंपेडेंस और रिएक्टेंस दोनों एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो गया। अपन डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में हमने क्या चेंज किया? पिछले वाले डायग्राम को, इनको भूल जाओ, सेल वगैरह को भूल जाओ, आप इनको हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को, इसको भी हटाओ। प्रेरकत्व वगैरह के बारे में बात नहीं करनी। क्या चेंज किया? क्या आपने अल्टरनेटिव करंट का सोर्स चेंज किया? नहीं। क्या आपने इक्वेशन चेंज किया? नहीं। E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। जरा ऊपर देखिए सर, हमने चेंज क्या किया है? हमने जो रेजिस्टेंस था, जो प्रतिरोध था, उसको हटा के उसकी जगह एक कोयल को चिपका दिया है, एक कुंडली को लगा दिया है, और वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इतना सा चेंज है, इतना सा परिवर्तन है, इतना सा बदलाव है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक नई स्लाइड पे। इस स्लाइड पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऐड कर देता हूं, और वो चीजें, पहला पॉइंट मान लो इसका, और वो इक्वेशन है आपका किसका बेटा? विभव का, पोटेंशियल का, जो कभी ना चेंज होने वाला, जो कभी ना रुकता है, जो कभी ना रुकता है, बैठता है, थकता है, चलता रहता है। वही तो है टीम आरएसआर का सपना, हर घर से हो वॉरियर अपना। लगे रहेंगे बच्चे जब तक आपको तैयार ना कर देते पेपर फोड़ने के लिए। E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा, बोला गुरुजी इसका डेरिवेशन काहे नहीं बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं बेटा, डेरिवेशन बताएंगे तो क्लास और लंबी हो जाएगी। तो मैंने केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है। मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है? फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है अभी पूरा हलवा बना के मैं आपको दे दूंगा, और आप लपेट देना उसको, टेंशन नहीं लेना। करंट का इक्वेशन आया I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये नोट करना बस। और इसी डिफरेंस से मैंने क्या कहा, इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं पॉइंट नंबर 4 इधर लिखूं कि फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चा, जरा बताना। कलांतर कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम घटाते हैं। यहां पे कला क्या है? फेज ओमेगा टी। इधर क्या है? ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। तो ज्यादा ओमेगा टी हुआ या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हुआ? तो शायद आपका जवाब आएगा सर ये तो माइनस हो रहा है तो कम हो गया, तो ज्यादा ओमेगा टी है। तो फिर काहे टेंशन ले रहे हैं? ओमेगा टी और माइनस, और उसमें से इसको घटा दिया तो ये क्या हो गया आपका? ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, और ये जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर चला जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी माइनस प्लस कट गया, और प्लस का पाई बाई टू अपन आ गया, यानी फाई बराबर पाई बाई टू, फाई बराबर पाई बाई टू। जरा बताइए, फाई बराबर पाई बाई टू की अगर अपन बात करते हैं, अगर सर्किट में प्योर इंडक्टेंस है यानी शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो उसका फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई टू का होता है। अब बात आती है कि जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो उनमें से कौन पीछे है? तो भैया जब बात आती है ना प्रतिरोध की, तो भैया बराबर बराबर दौड़ते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, साथ लेके दौड़ना पड़ेगा। एक ने इधर से हाथ पकड़ रखा है, एक ने इधर से हाथ पकड़ रखा है, और तीनों के तीनों बराबर बराबर दौड़ रहे हैं, यानी इसमें कलांतर कितना है? 0। आर में तो आया ही नहीं, वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे, कलांतर 0 था। लेकिन जब बात आती है एल की, तो भाई साहब यहां पे दिक्कत होगी, बड़ा बदमाश निकला ये तो। इसमें जो करंट है वो पीछे आ गया, कितना पीछे आ गया? पाई बाई टू। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इधर आगे लिखा हुआ है, मैंने किसकी बात की? यही तो कंफ्यूजन है राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में। देखना पेपर में आए तब लपेट दिए जाओगे। आगे कौन है? वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज की बात करो, अगर आप वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज को धारा से आगे करो। अगर आप करंट की बात करो तो करंट को वोल्टेज से पीछे करो। तो धारा वोल्टेज से पीछे, करंट वोल्टेज से आगे है। तो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है,
यस सर, शाबाश। π/2 लीड कर रहा है वोल्टेज। अरे वाह मेरे शेर, बहुत अच्छे, गजब, शाबाश शाबाश शाबाश, आया मजा। चलो जी, अब आते हैं सदिश निरूपण। भैया इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वेक्टर की फॉर्म में, बोले तो सदिश रूप में। अभी मैंने आपको बताया था ना रेजिस्टेंस वाला, अरे तीनों का कंपैरिजन बताऊंगा तब देखना तुम। मैं इसका कर रहा हूं बेटा। सबसे पहला ग्राफ वोल्टेज का, जो कभी ना बदलेगा। उसके बाद में कौन आया? करंट है। वोल्टेज फिक्स है और करंट वोल्टेज से पीछे है, यानी वोल्टेज इधर है और करंट वोल्टेज से पीछे है। इसका मतलब अगर मैं इसको वोल्टेज लिख देता हूं जो पिछले डायग्राम में था, तो करंट वोल्टेज से पीछे आएगा। कितना पीछे है वो तो आपको डायग्राम में देखने से पहले इधर ही पता चल गया होगा। कितना पीछे है? π/2। तो π/2 फेज डिफरेंस आ रहा था, तो करंट वोल्टेज से पीछे है। अरे रेजिस्टेंस में क्या हुआ था? दोनों एक ही लाइन पे थे क्योंकि फेज डिफरेंस 0 था। इधर करंट पीछे आ गया तो नीचे आ गया। अभी आगे देखना, सी में करंट आगे आएगा तो करंट आगे आएगा तो ऊपर आ जाएगा, इससे आगे चला जाएगा। अभी पीछे, ये करंट का इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो पूरा इक्वेशन भी लिख दो। E0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी माइनस का π/2। खत्म बात, ग्राफ भी क्लियर हो गया। बताओ, यही ग्राफ तो पूछेगा आपको एग्जाम में, यही ग्राफ तो आपको पूछेगा। ठीक है, यस सर, शाबाश। चलो अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग, सोचने पे मजबूर करती है। सर सवाल एग्जाम में आया हुआ है, अगर सर्किट में प्योर इंडक्टेंस जुड़ा हुआ हो, अगर शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में जुड़ा हुआ हो, तो पावर कंजप्शन, शक्ति क्षय कितना होता है? और मैं कहूंगा पावर कंजप्शन 0 होता है। लेकिन ये बात बहुत आगे की मैं इधर कर रहा हूं, तो ज्यादा नहीं, केवल ट्रेलर की बात करूंगा। मूवी कल की क्लास में मिलेगी। पावर में इतना लिख देता हूं, VRMS, IRMS और cos फाई। अगर फेज डिफरेंस है, अगर कलांतर प्रतिरोध में 0 डिग्री आया था, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 आया था, cos 0 का मान 1 होता है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो पावर कंजप्शन VRMS IRMS आएगा, जो कि मैक्सिमम है, जो कि क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन अगर बात करें L की, अगर बात करें C की, तो पावर कंजप्शन 0। अगर बात करोगे C की तो पावर कंजप्शन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो π/2 का है और cos π/2 0, तो P भी 0, चाहे वो L के लिए हो चाहे वो C के लिए हो। सर C तो भी आपने पढ़ाया ही नहीं है, अभी बता दूंगा। तो बेटा इनमें पावर कंजप्शन, ऊर्जा हानि बिल्कुल भी नहीं होता, एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, ऊर्जा से, शक्ति से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि I व E की जो कला है वो π/2 के साथ में आगे पीछे है, फेज डिफरेंस π/2 का आता है। ठीक है, यस। उसके बाद में अब इसके बारे में तो क्या ही बोले बच्चे, स्टोर एनर्जी इन इंडक्टेंस, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा 1/2 Li², क्या ही बोले बताओ। हैं कितने बच्चे हैं जिनको याद नहीं है? यार गलत बात, अगर किसी को याद नहीं है तो याद करो इसको फटाफट से। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा 1/2 Li²। ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे, और अगला वाला पॉइंट तो आ ही गया जिसकी बात हम कर ही रहे थे। क्या भाई, सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई? तो अब बात आती है किसकी बेटा? कैपेसिटर की, यानी जो आपका कैपेसिटेंस है, धारिता है, संधारित्र है, उसके रिगार्डिंग क्या चीज चेंज होगी? क्या एसी सोर्स चेंज होगा? कभी नहीं। हाँ, इक्वेशन आपको चेंज नजर आ रहा है तो मैं सही लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। क्या चेंज हुआ? यस,
क्या लगा दिया, कैपेसिटर। पहले क्या था, रेजिस्टेंस है, फिर क्या लगाया, इंडक्टेंस है, और उसके बाद में क्या लगा दिया, कैपेसिटर। प्रतिरोध लगाया पहले, फिर प्रेरकत्व लगाया, फिर आपका संधारित्र लगाया। ठीक है, चलो जी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आप मुझे बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बात तो करनी पड़ेगी ना, या इम्पेडेंस यानी प्रतिबाधा। तो इम्पेडेंस होगी जेड जो कि एक्स सी के बराबर होगी, और एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है, और अगर ओमेगा का वैल्यू 2πn लिखते हो तो 2πnc। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, क्योंकि मैं पीछे ही बता चुका हूं, तो डाउट आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, डाउट का तो सवाल ही नहीं है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मेट डायग्राम, ये इसका फॉर्मूला, और ये इंपेडेंस है। अब आता है करंट का फॉर्मूला। अब आया इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले तो विभव का फॉर्मूला कभी चेंज होता ही नहीं है। बात नंबर 2 की अपन करें, पॉइंट नंबर 2 की बात अपन करें तो भैया ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारिय प्रतिघात, और उस कंडीशन में जो करंट होती है वो वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस के साथ में आगे होती है। तो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, और उसी फॉर्मूले से आप मुझे इसका फेज डिफरेंस बता दीजिए। ज़्यादा में से कम को घटाइए, तो ओमेगा टी प्लस π/2 ज़्यादा है और ओमेगा टी कम है, तो ये आपका ओमेगा टी कट गया। तो बताओ फेज डिफरेंस पाई बराबर π/2 आएगा। फेज डिफरेंस फाई बराबर π/2 आएगा, बताओ क्लियर है कि नहीं। फाई बराबर π/2 आएगा, बताओ क्लियर है कि नहीं। फाई बराबर π/2 फेज डिफरेंस क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए बच्चे। पीछे कौन है, धारा में प्लस जुड़ रहा है तो वोल्टेज पीछे है, धारा आगे है। तो आप इसको डायग्राम देख के फॉर्मूला देख के बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जो आपका विद्युत वाहक बल की कला है वो करंट से पीछे है। विद्युत वाहक बल करंट से पीछे है, करंट विद्युत वाहक बल से आगे है। बोलने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि आप किस रूप में इसको डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया फेज डिफरेंस। अच्छा, अब आएगा सदिश निरूपण। चलो सदिश निरूपण करते हैं। वोल्टेज कभी चेंज नहीं होगा, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, यस और नो। अच्छा जी, अब बात आती है किसकी, करंट की। करंट इस बार आगे है, ये लो साहब करंट, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस का π/2, ये कंसेप्ट आपका, ये कंसेप्ट आपका, और ये आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अगर ये आगे है और ये आपका इस पेज में रह गया, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे जो ग्राफ का निरूपण होगा वो ये होगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, आर की बात कर रहा हूँ, तो दोनों समान कला में थे, ई और आई। फिर मैंने दूसरा बात किया एल की, तो एल में ये तो था आपका ई जो हमेशा फिक्स रहता है, और ये नीचे क्या आ गया था, आई, है ना। और ये तीसरा डायग्राम आपके मैंने सामने तीनों बता दिए। तो तीनों कंपैरिजन एक साथ कर दिया, तो किसी बच्चे का कोई डाउट बचता ही नहीं है, किसी बच्चे का कोई डाउट बचता ही नहीं है। क्लियर है बेटा। चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहां से कोई डाउट किसी बच्चे का नहीं होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलें। यस, ओके। अब आता है एनर्जी लॉस। क्या ही बात करूं, अभी क्लियर करवा दिया, अभी बता दिया, अभी क्लियर करवा दिया। चाहे वो एल हो चाहे वो सी हो, इनमें 0 आएगा एनर्जी लॉस। ई और आई में कला कोण फेज डिफरेंस π/2 आता है, इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा हानि 0 होती है। एनर्जी लॉस केवल रेजिस्टेंस में होता है, बाकी दोनों में नहीं होता। और अगर स्टोर एनर्जी की बात करें तो यार ये तो एक ही फॉर्मूला है। मैं स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। E बराबर 1/2 CV² Q²/2C 1/2 QV 1/2 QV Q²/2C 1/2 CV²। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है, हो जाना चाहिए। बताओ क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। फटाफट से आगे देखिए, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब अपना पार्ट बचता है, वो बचता है आपका LCR। अब क्या बचता है बच्चे, LCR आपका बचता है, यानी LCR जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपका LCR का जो पॉइंट बच रहा है उसको डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। यानी आज आपका क्लियर है
अभी अगली क्लास है मैथ्स की, मुकेश सर की क्लास है, प्रैक्टिस क्लास। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। और जिस दिन प्रैक्टिस करने आओगे उस दिन बहुत आगे चले जाएंगे। बच्चा जो पीछे छूट गया ना वो कवर नहीं कर पाएगा, पहली बात तो। दूसरी, उसके बाद में अगर मैं क्लियर करूं बच्चे, आज आपका लॉ ऑफ मोशन जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलता है उसमें 1:30 बजे, कितने बजे? 1:30 बजे टॉपिक वाइज रिवीजन में फिजिक्स का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे बच्चा क्लास में पहुंच जाना। लॉ ऑफ मोशन बहुत ही जहर क्लास होने वाली है, प्रैक्टिस सेशन के पर्पज से। 4 टॉपिक ऑलरेडी मैंने क्लियर करवा दिए। यूनिट एंड डायमेंशन करवा दिया, स्केलर वेक्टर करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको 1D करवा दिया, 2D करवा दिया। आज लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लास पसंद आई है, लाइक बटन पे कंजूसी, क्लास को एंड करते टाइम बोल रहा हूं, क्लास के बीच में नहीं बोला एक भी बार। अगर लगा कि कंटेंट मिल रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्लियर भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो अपना रिव्यू लाइक बटन पे या क्लास सेव होने के बाद में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।